गुड मॉर्निंग भाई। कल हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने क्यों लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं इस माध्यम से समाज की सेवा कर सकता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने ये चैनल का यूज किया। मेरा उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक बच्चों तक मेरे ये लेक्चर जाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो। इस काम के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक मैटर पहुंचे और खुद आप उन बच्चों को कन्वे करें मेरे लेक्चर के बारे में, जिससे आप सेलेक्ट हों और आपके साथी भी सेलेक्ट हों। दूसरी बात, मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि लगातार 1 या 2 लेक्चर मैं डालता रहूंगा और पीएमटी के एग्जामिनेशन के पहले लार्ज पोर्शन हम कवर कर देंगे, जैसे तुम्हारे नीट में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो आप पढ़ाना शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैसों के एक्सचेंज के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आज हम तुमको बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होती हैं, एक इंस्पायरेशन होता है और दूसरा एक्सपायरेशन होता है। यहां से क्वेश्चन 100% उठते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत सीरियस होकर के मेरी बात को वाच करिए। अगर कायदे से आप पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन नीट में 101% तुमको मिलेगा। देखा जाए कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। बॉडी का इतना पार्ट क्या कहलाता है? थोरैक्स रीजन कहलाता है। तुमको मैंने बताया है कि थोरैक्स के फॉर्मेशन में सामने से एक सिंगल बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। बैक साइड में जो है वो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। साइड से क्या है? रिब्स है। और नीचे से क्या है? डायफ्राम। इसके चारों तरफ जो ये कवरिंग है, बैकबोन, रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम, अंदर जो कैविटी है, चैम्बर है, उसे क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी में मैंने बताया था एक लंग इधर है, एक लंग इधर है। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस मिलता है उसे मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं और इस मिडिस्टाइनल स्पेस के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कैसे इंस्पायरेशन होता है और कैसे एक्सपायरेशन होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना। सपोज करिए, मान लेते हैं बैकबोन है। सपोज करिए ये बैकबोन है। तुमको मालूम है कि थोरैक्स रीजन में जो बैकबोन होता है वो कितनी वर्टिब्री का बना होता है? 12 वर्टिब्री का बना होता है। यहीं पर एक बात और तुम्हें बता दें, जितने भी मैमल्स होते हैं, नेक रीजन में जो बैकबोन है उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 वर्टिब्री का पाया जाना सर्वाइकल रीजन में मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। चाहे वो कैमल हो, चाहे वो रैट हो, सबके सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्री होती है? 7। नेक रीजन में कितनी वर्टिब्री होती है? 7 होती है। अब देखा जाए तो इसे तो हमने कह दिया ये बैकबोन है, तो ये हमने कह दिया बैकबोन है, ये बैकबोन है। इधर मैंने बना दिया ये स्टर्नम बना दिया। ये सिंगल बोन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम हमने कह दिया। और देखा जाए क्या होता है? ये रिब्स होती है। रिब्स का नंबर कितना होता है? 12 पेयर होता है या 24 रिब्स होती हैं, ये तुम्हें मालूम है। ये मैंने बना दिया ये रिब्स। तो इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कहते हैं। और ये क्या कहलाती है? रिब्स कहलाती है। तो ये रिब्स कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है,
नीचे साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो ये मैंने क्या बना दिया, डायफ्राम बना दिया। इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है। तो ये क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। अब देखा जाए क्या होता है कि नीचे साइड में बताया मैंने डायफ्राम है, सामने पे क्या है, स्टर्नम है, और ये क्या है, रिब्स है। तो चारों तरफ एक कवरिंग है। अंदर जो चैम्बर होता है उसे क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो अंदर हालो पोर्शन है। इस हालो पोर्शन में एक लंग इधर है, एक लंग इधर है। कैसे इंस्पायरेशन होता है, देखा जाए क्या होता है। इससे अटैच एक मसल्स पाई जाती है। एक्चुअल में 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। एक मसल्स ये है, इनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कहते हैं। तो ये मसल्स क्या है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स मैंने बताया। अब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो इनको हमने क्या कह दिया, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल इंटरकास्टल कास्टल मसल कहते हैं, मसल कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कांटेक्ट होती है, जब ये मसल्स कांटेक्ट होती है तो एक्सटर्नल जब इंटरकास्टल मसल्स कांटेक्ट होंगी तो मसल्स की लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। जब मसल्स की लेंथ कम हो जाएगी तो ये जो रिब्स है वो सीधी होगी। जब रिब्स सीधी होगी तो ये स्टर्नम के ऊपर प्रेशर डालेगी। तब स्टर्नम क्या होगा, कुछ आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो सामने से क्या हुआ, इस प्रकार से सामने से इतना स्पेस बढ़ गया। तो सामने से थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल स्टेज में ये डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। जब इसकी मसल्स कांटेक्ट होती हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है। इस प्रकार से डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट। तो नीचे से भी इतनी थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स एक साथ कांटेक्ट होती हैं, साइमल्टेनियसली कांटेक्ट होती हैं, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तब देखिए क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर ये लंग थे, मान लेते हैं इस प्रकार से एक लंग अपना ये है और एक लंग अपना ये है। सपोज करिए इसमें एयर भरी थी 10 ml एयर भरी थी, इसमें भी कितनी भरी थी, 10 ml एयर भरी थी। जब ये मसल्स कांटेक्ट नहीं हुई थी, जब मसल्स कांटेक्ट नहीं हुई थी तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या था, कम था। लंग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स क्या हुई है, कांटेक्ट हुई है, साइमल्टेनियसली एक साथ कांटेक्ट होती हैं। तो थोरैसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग को फैलने के लिए जगह बन जाती है। जो लंग को फैलने के लिए जगह मिल गई, अब मान लेते हैं लंग इतने बड़े बड़े हो गए फैल करके। अब लंग जब फैल गए, अब ये 10 ml एयर है, ये पूरे में फैल गई। तो यहाँ पर एयर प्रेशर पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एयर प्रेशर कम हो जाता है, और कितना एयर प्रेशर कम होता है, 1 to 3 मिलीमीटर Hg, इतना प्रेशर कम होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में लंग के अंदर एयर का प्रेशर 1 to 3 मिलीमीटर Hg कम हो जाता है। तो लंग के अंदर एयर का प्रेशर कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। और तुम्हें मालूम है एयर किधर से किधर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो अपने आप यहाँ से एयर होती हुई कहाँ जा करके भर जाएगी, लंग में भर जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाती है।
फिर से समझिए मैंने क्या बताया। मैंने तुम्हें बताया है थोरेसिक कैविटी के फॉर्मेशन में पीछे की तरफ बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, सामने की तरफ स्टर्नम होता है, ये रिब्स होती है और रिब्स से ये मसल्स अटैच होती है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल अटैच होती है। जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स कांटेक्ट होती हैं साइमल्टेनियसली, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। जब लंग फैल जाते तो लंग के अंदर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में 1 to 3 मिलीमीटर Hg कम हो जाता है। जब इतना प्रेशर कम हो जाएगा लंग के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, आपको मालूम है एयर किधर से किधर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर कहा नॉस्ट्रिल से होती हुई नेजल पैसेज, फायरिंग्स, ट्रेकिया से होती हुई जाकर के लंग के एल्वोलाई में भर जाती है। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। ह्यूमन में इंस्पायरेशन कितने सेकंड के लिए होता है, 1 to 2 सेकंड के लिए होता है। कितना, 1 to 2 सेकंड के लिए होता है। अब प्रश्न आता है एक्सपायरेशन कैसे होता है। एक्सपायरेशन में लंग के अंदर की एयर को बाहर निकाला जाता है। इंस्पायरेशन में हमने क्या बताया, बाहर की एयर को लंग में भरा जाता है और एक्सपायरेशन में लंग के अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं। कैसे, यहां पर डायफ्राम की मसल्स वापस रिलैक्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये रिब्स फिर से अपने स्थान पर आ जाएंगी और स्टर्नम अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। जब स्टर्नम अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा मतलब स्थिति एक्सपायरेशन में ये होती है कि ये मसल्स कांटेक्ट होंगी, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं और डायफ्राम की मसल्स रिलैक्स होंगी। तब क्या होगा, ये रिब्स अपने पुरानी स्थिति में आ जाएंगी और स्टर्नम को अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए। एक्सपायरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स साइमल्टेनियसली रिलैक्स होती है, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब लंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो लंग के अंदर एयर का प्रेशर 1 to 3 मिलीमीटर Hg हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और लंग के अंदर का प्रेशर 1 to 3 मिलीमीटर Hg ज्यादा होगा। अब लंग के अंदर जब प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हमने अभी बताया है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो यहाँ पर लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो लंग के अंदर की एयर बाहर निकल जाती है। तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन का टाइम कितना होता है, 1 to 3 मिलीमीटर Hg होता है। कितना होता है, 1 to 3 मिलीमीटर Hg होता है। फिर से सुनिए मैंने क्या बताया। ब्रीदिंग ऑफ रेस्पिरेशन में 2 फेजेस होती है, 2 स्टेजेस होती है। एक इंस्पायरेशन और दूसरी एक्सपायरेशन होती है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को लंग में भरा जाता है, तब उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, लंग के अंदर की एयर को बाहर निकाला जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप जो बोलने जा रहे हैं। इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है।
जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो लंग को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। अब लंग के अंदर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 1 to 3 मिलीमीटर Hg ज्यादा होता है। लंग के अंदर के एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 1 to 3 मिलीमीटर Hg कम होता है। अब लंग के अंदर एयर का प्रेशर कम, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा, और तुम्हें मालूम है एयर किधर से किधर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्ट जाकर के लंग में भर जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और इंस्पायरेशन का टाइम कितना होता है, 1 to 2 सेकंड का होता है। एक्सपायरेशन के समय क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स एक साथ रिलैक्स होती है। जब एक साथ रिलैक्स होती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग पर प्रेशर एराइज होता है। जब लंग पर प्रेशर एराइज होता है तो लंग के अंदर का एयर प्रेशर 1 to 3 मिलीमीटर Hg हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लंग के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, इसलिए लंग के अंदर की एयर बाहर निकल जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन का टाइम कितना होता है, 1 to 3 सेकंड का होता है। तो इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपायरेशन के समय रिलैक्स होती हैं। ये दो बातें तुम्हें याद रखना है। अगली बात देखा जाए, एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम ब्रीथ पर मिनट। एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। और ब्रीदिंग में जो एयर का वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, जितना इनटेक किया जाता है या बाहर निकाला जाता है, इस एयर के वॉल्यूम को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है उसे स्पायरोमीटर कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि ब्रीदिंग में एयर का जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर है स्पायरोमीटर। तो ना एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। और ब्रीदिंग प्रोसेस में एयर का जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उसको स्पायरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। आगे देखा जाए क्या होता है। हाँ, तुमको एक बात और मैंने बताया था कि जितने भी एनिमल है रेस्पिरेशन तो सब में होता है लेकिन ब्रीदिंग सब में नहीं होती है। और ये बात भी ऑलरेडी मैंने बताया है कि ब्रीदिंग सेल के बाहर होती है और रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। और ये भी मैंने बताया है कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है। अब देखा जाए क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इस पर क्वेश्चन 2018 में भी आया है, 2016 में भी आया है, मतलब 18 और 19 दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं। अब देखा जाए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, इस पर थोड़ा सा अपन बात करें।
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखा जाए, एक क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। ये टाइडल वॉल्यूम होता है। अब प्रश्न आता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। जैसे अपन नॉर्मल है, बहुत ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, 18 में भी आया, 19 में भी आया। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में अपन बैठे या खड़े हैं, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो एयर की जितनी मात्रा हम इंस्पायरेशन के द्वारा ग्रहण करते हैं और एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं, वही एयर का वॉल्यूम क्या कहलाता है, टाइडल एयर वॉल्यूम कहलाता है। मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशन में एयर का जितना वॉल्यूम इंस्पायर्ड किया जाता है और एक्सपायर्ड किया जाता है, वही वॉल्यूम क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी होती है, 500, कितनी होती है, 500 ml होती है। कितनी, 500 ml होती है। मतलब हम इंस्पायरेशन में 500 ml को लंग में भरते हैं और 500 ml एयर को लंग से बाहर निकालते हैं। इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। अब ये तो टाइडल वॉल्यूम तो हम छोड़ते हैं, इस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम अधिकतम प्रयास के द्वारा, ऐसे अधिकतम प्रयास के द्वारा और कितनी एयर की क्वांटिटी को हम लंग में भर सकते हैं। मतलब टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एयर की जितनी क्वांटिटी को लंग में हम भर सकते हैं, वही एयर की क्वांटिटी क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2500 से लेकर के कितनी, 3000 ml तक होती है। 3000 ml इतनी एयर की क्वांटिटी को हम लंग में भर सकते हैं। कितनी एयर की क्वांटिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से लेकर के 3000 ml तक एयर को हम भर सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर अधिकतम प्रयास के द्वारा जितनी एयर की क्वांटिटी को लंग से बाहर निकाल सकते हैं, वही एयर की वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। जैसे ऐसे, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की क्वांटिटी 1000 से लेकर के कितनी होती है, 1100 ml तक होती है। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम इतनी एयर की क्वांटिटी को और बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इतनी 500 ml तो हम निकालते ही हैं बाहर, इसके ऊपर जितनी एयर की क्वांटिटी को हम बाहर निकाल सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 to 1100 ml होती है। नेक्स्ट देखा जाए, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एयर की वो क्वांटिटी जिसे हम किसी भी प्रयास के द्वारा लंग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जो हमेशा लंग के अंदर एयर भरी रहती है, हम किसी भी प्रयास के द्वारा उसे बाहर नहीं निकाल पाते, उस एयर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से लेकर के कितनी होती है, 1200 ml होती है। तो देखा जाए, मैंने तुम्हें क्या बताया, एक तो टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया, यहां पर ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एयर की वो क्वांटिटी जिसे हम नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन के दौरान लेते हैं और एक्सपायरेशन के समय बाहर निकालते हैं, उस एयर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 500 ml होती है। दूसरी कौन सी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल एयर के ऊपर हम जितने अधिकतम प्रयास के द्वारा जितनी एयर की क्वांटिटी को लंग से बाहर निकाल सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर अधिकतम प्रयास के द्वारा जितनी एयर की क्वांटिटी को लंग में भर सकते हैं, निकाल नहीं सकते, भर सकते हैं, वो एयर की क्वांटिटी क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2500 टू 3000 ml होती है। नेक्स्ट कौन सी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर अधिकतम प्रयास के द्वारा जितनी एयर की क्वांटिटी को हम लंग से बाहर निकाल सकते हैं, वो एयर की क्वांटिटी क्या कहलाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000 टू 1100 ml। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया, रेसिडुअल वॉल्यूम, एयर की वो क्वांटिटी जिसे हम किसी भी प्रयास के द्वारा लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी है 1100 टू 1200 ml। आज इतना, फिर अपन कल